मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। एक चीज़ बड़ी कॉमन चीज़ पाई जाती है कि कमोबेश सभी घर में, पढ़े लिखे घर हो, अनपढ़ घर हो, उच्च कुलीन संभ्रांत परिवार हो, हाई सोसाइटी वाला हो, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीने वाला हो, या फिर हमारा पुरातन दक्यानुषी जीवन जीने वाला हो, ग्रामीण हो, देहाती हो, कस्बाई हो, शहरी हो, मेट्रो सिटी वाला हो, वगैरह वगैरह, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बहुत हाई फाई नौकरी करने वाला हो, या बेरोजगार हो, या मजदूर हो, या कुछ काम न करने वाला हो, निठल्ला हो, इधर उधर घूमने वाले हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, सारे वर्गों के लिए एक बात कॉमन पाई जाती है। क्या है कि हम बड़े बुजुर्ग अक्सर हम अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो तुम ये मत खाओ, देखो तुम ये मत पियो, देखो तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है, देखो अपनी आदत सुधार लो, देखो तुम ऐसा मत जिया करो, उनसे मत मिला करो, तुम्हारी ये दोस्ती अच्छी नहीं है, तुम्हारे दोस्त लोग अच्छे नहीं हैं, तुम उसको बदल डालो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। इतनी नैतिक शिक्षा देते हैं, और कई बार तो बड़ी बड़ी धार्मिक शिक्षा भी देते हैं और सामाजिक शिक्षा भी देते हैं। अपनी कस्में देते हैं कि तुम कसम खाओ, आज के बाद तुम नहीं पियोगे, तुम गुटखा नहीं खाओगे, तलब नहीं खाओगे, बियर नहीं पियोगे, ये नहीं पियोगे, वो नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, मदिरा नहीं पियोगे, इस कबाजियाँ नहीं करोगे, उधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे, लफंगीबाजी नहीं करोगे, वगैरह कितनी सारी ढेर सारी पाबंदी। और इन आदतों के बारे में गजब की बात है, पूरे विश्व में कहीं कोई स्कूल नहीं है, कहीं कोई आश्रम भी नहीं है, कहीं कोई लोग मिलकर के ट्रेनिंग भी नहीं देते हैं। ऐसा कहीं आपको सुनने में नहीं मिला होगा कि यहाँ बुरी आदतों को सिखाने का शानदार ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ आपको मक्कार और हरामी बनाने की बहुत शानदार प्रशिक्षण दी जाती है। यहाँ आपको तरह तरह की नशे पान करने की एक से बढ़कर एक प्रशिक्षण दी जाती है। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, अनुभवी ट्रेनरों के द्वारा अनुभव दी जाती है। आपको यहाँ दर्जनों नए नए वैरायटी की गालियाँ सिखाने का हमारा कोई क्लब है, हमारा कोई ऐसा सिस्टम है। मतलब जितने चीज़ें हम लोग प्रतिबंध लगाते हैं बच्चों के ऊपर, मेरे माता पिता भी ने ऐसा किया, उनके माता पिता ने भी ऐसा किया, अब मैं भी माता पिता बन गया हूँ तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। क्यों करता हूँ? आज तक हम लॉजिक समझ नहीं पाए। कभी समाज के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रीति रिवाज के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर हमने मूल बेसिक चीज़ पर कभी गौर नहीं किया। मसलन मेरी चाय काफ़ी पीने की आदत है, तो मेरे घर वाले सोचेंगे कि इनकी चाय काफ़ी को बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि ये इनकी बुरी आदत है। अच्छा, अब मेरे पड़ोसी घर में दारू पीने की बड़ी आदत है, तो अब उनके घर वाले सोचेंगे इनकी दारू पीने की आदत को बंद कर दी जाए। अब उनकी पत्नी को दूसरा नशा करने की आदत है, तो पति सोचता है कि इसके उस नशा को बंद कर दिया जाए। खूब गाली बकेंगे, पर बच्चे यदि गाली दे दिया तो नहीं नहीं, आप ये गाली बकना असभ्यता का काम है, फुहड़ता का काम है, गंदा काम है। अच्छा, और खुद दे रहे हैं तो उस समय क्रोध में है, आवेश में है, गुस्सा में हम कर रहे हैं, ऐसा बर्दाश्त नहीं हो तो। यानी कि हर व्यक्ति नाना प्रकार से कुछ न कुछ बहानेबाजी कर लेता है। कई मेरे पास आते हैं मित्र, कहते हैं मेरा बच्चा शराबी हो गया है, मेरा पति शराबी हो गया है, मेरा पति नशेड़ी हो गया है, दुनिया की नशा करता है, ये सख्तियाँ करते हैं, अन्य महिलाओं की तरफ रुझान करते हैं, अन्य लोगों की तरफ करते हैं, सट्टा पट्टी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नाना विध प्रकार से, और पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जबकि उसको मालूम है कि गुटखा खाएगा तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, नशा करेगा तो फेफड़े की खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी, आर्थिक भी नुकसान है, सामाजिक भी नुकसान है। कभी लोग किसी को अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज में इसका प्रचलन, इसकी चलन, इसकी यारियाँ, इसकी दोस्तियाँ और इसके पार्टी सार्टी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए नए फैशन की नई नई पार्टियाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कई तरह की चीज़ें। और यहाँ होता क्या है, डांस होगा, डिस्को होगा, और वही सब पीने की होगा, नशा होगा, और कहते हैं ये ज़िंदगी का मौज है, ये ज़िंदगी की मस्ती है।
तो सूफी संत लोग जो मौज और मस्ती में रहते थे, तो उनकी मौज मस्ती अलग हो गया, आपकी मौज मस्ती अलग हो गए। फिर कई जगह हमारे आश्रमों में भी हम देखते हैं, हमारे धार्मिक लोगों के द्वारा भी कुछ नशा को इतनी ज़्यादा महत्व दिया गया है कि वो कहते हैं कि इससे हमको हमारा ध्यान लगाने में बड़ी मदद मिलती है और हम लोग इसको अच्छे काम के लिए करते हैं। भैया, कोई भी नशा अच्छा काम के लिए हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। उसी तरह से कोई भी व्यभिचार किसी भी कंडीशन में अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी असभ्य व्यवहार किसी भी कंडीशन में वो अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी गलत आदतें किसी भी कंडीशन में वो अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, आप अपने लिए तर्क दे सकते हो, अपने आप को बताने के लिए कि मैं इसमें ज़्यादा गलती नहीं है, पूरी दुनिया ऐसा कर रही तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। तो मित्रों, अक्सर हम में इसमें नाकामी हो जाते हैं। एक मेरे मित्र आए एक दिन, बहुत जोरदार आए, बहुत भयानक वाला संकल्प लिया, कहा कि मैं आज के बाद अपने बच्चों को ये बता देता हूँ, अपने पत्नी को बता देता हूँ कि अपने माता पिता सास ससुर सबको ये मैं घोषणा करता हूँ कि आज के बाद ना मैं मांसाहार करूँगा, ना आज के बाद मैं शराब पीऊँगा, ना आज के बाद मैं गांजा सांजा पीऊँगा, ना आज के बाद मैं तलब तम्बाकू खाऊँगा, ना आज के बाद मैं उधर उधर जाऊँगा, ना मैं आज के बाद किसी उनको ऐसे वैसे निगाह नहीं देखूँगा। मैं किसी हर जितना भी मेरा बेड गुड़ है वो सबको मैंने त्याग दिया और कल से मैं एक अच्छा वाला आदमी बन गया। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आ गई। मेरे हंसने पर उन्होंने थोड़ा आवेश हो गया, बोले कि नहीं, मैंने संकल्प कर लिया तो कर लिया, अब मैं अपने आप को बदल कर ही रख दूंगा। अच्छा, तो अब तक बदलना क्यों नहीं चाहते थे? बस नहीं बदलता था, अब क्यों राजी हो गए? अरे बीवी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, सास बोलते हैं, ससुर बोलते हैं, भाई बोलते हैं, भैया बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, जिसको देखो वही बोलते रहते हैं यार, वही बोलते रहते। ये दिमाग न भरना गया और बिल्कुल कंझिटिया गया और इधर इतनी प्रेशर कि अब मैं क्या बताऊं। अच्छा, तो क्या छूट जाएगा? क्या बदल सकते हो? मित्रों, इसका मूल में आप यदि अपनी बेसिक चीज़ समझोगे तो शायद कुछ चीज़ आ जाए। हमारे कुछ आदतें, लाइफ स्टाइल, कुछ हमारी थॉट, कुछ हमारा अपने मन का स्वयं का भीतर में एनर्जी, कुछ हमारा भय और कुछ हमारा प्रलोभन और कुछ हमारी वासनाएं और कुछ हमारी कामनाएं, ये सारी चीज़ों में हम घिरे रहते हैं। तो कभी दोस्तों के कारण हम किसी चीज़ को शुरू कर लेते हैं। वास्तव में कारण दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त केवल एक मौका देता है। कभी कभी आप लगते हैं लोगों को कि मैं बहुत दुखी था इसलिए मैं नशा इत्यादि में आ गया, बहुत दुखित थे तो आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो नहीं, मैंने ऐसे कर दिया। बिच्छू का काम है हर स्थिति में डंक मारना और साधु का काम है हर स्थिति में बचाना। अब यदि कोई साधु यह बोल दे कि बिच्छू ने लगातार डंक मारा, मुझे गुस्सा आया तो मैं भी डंक मारना शुरू कर दिया, मतलब आप भी उसके बराबरी में आ गए, तो फिर आप में उसमें अंतर क्या रह गया? तो मनुष्य की जो पशु वृत्तियाँ हैं वे उसके नैसर्गिक गुण हैं। अब इस पशु वृत्ति को हमारे डीएनए में बदलाव करने के लिए धीरे धीरे लाखों साल हो गए हैं। हम अपने उस पशु वृत्ति पर कोशिश करते हैं कंट्रोल करने का और वो हो नहीं पाता है। उसका कारण क्या है? कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे आपके शरीर में वासना उत्पन्न हो गया, ये आपका नैसर्गिक क्रिया है। लेकिन अब आप फजीहत में हो, अब आपको गुस्सा लग रहा है, अब आप सामाजिक हो, अब आपने धार्मिक साबित करना है तो आप उसको प्रेशर कर रहे हो, अब वो विकृत हो गए। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ें में जब तक आप उसको विज्ञान सम्मत नहीं समझोगे, किसी के कहने पर आप ना उसको चालू कर सकते हो और ना उसको बंद कर सकते हो। इसीलिए बहुत से लोग जब कहते हैं कि मैंने तय कर लिया आज के बाद ये नहीं करूँगा, मालूम होता है कुछ समय के बाद उसने उस काम को ज़्यादा करना शुरू कर दिया। जब भी कोई यह घोषणा करता है कि मैं यह करूँगा ही नहीं, आप मालूम कर लीजिए 6 माह साल भर के बाद वो उसमें ज़्यादा लिप्त हो गया। कई लोग सट्टे पट्टी खेलते रहते हैं, हार जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है, गरीबी आ जाता है, तब वो कसम खा लेता है कि मैं आज के बाद सट्टा पट्टी नहीं खेलूँगा। 1 साल के बाद क्या होता है? उसको लगता है कि मैं जितना हारा है मैं उसको फिर जीत जाऊँगा और वो फिर लग जाता है। तो यह एक मनोरोग है। इस मन की विकृति, यानी जब तक आप उस साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे अपने भीतर के कि आपका रुझान उधर जाता क्यों है, आप इस तरह से हो क्यों जाते हो। कुछ आदतें हम बनाते हैं
और कुछ आदतें माता पिता के द्वारा डीएनए में मिल जाता है, कुछ आदतें हमारे पड़ोसियों के कारण हमारा वो उभार हो जाता है। रहता तो अंदर में है, वो छिपा हुआ रहता है क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से मिला हुआ है, उसको मौका पाते ही वो आदतें बाहर आ जाता है। और पढ़ाई लिखाई के दौरान, दोस्तों के दौरान, कहीं फंक्शन में जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो जीवन जीने की तरह तरह के लोग हमको फिलॉसफी बताते रहते हैं। कोई कहते हैं कि सादगीपूर्ण जीवन जीना अच्छा है, कोई कहते हैं अरे आ रही तो उम्र है, आप कैसी उम्र में अय्याशियाँ कर लो, बदमाशियाँ कर लो, मटर गश्तियाँ कर लो, फलाने कर लो, ठिकाने कर लो, ऐसे जियो वैसे जियो, आप नामर्द हो, आप में कोई जिंदगी ये नहीं है, आप ब्यूटी हो, फलाने हो, ठिकाने हो। और इस पूरी तरह से एक वातावरण में हमारा अंदर का कुछ जिज्ञासाएं विकृत होकर के वो बाहर आने लगता है, और घर के लोग हमको फिर दबाते हैं, डराते हैं, हमको समझने के लिए स्पेस नहीं देते। उसके ज्ञान विज्ञान, सामाजिक ज्ञान होता है और विज्ञान का भी ज्ञान होता है, अध्यात्म की भी विज्ञान होता है और विज्ञान का भी अध्यात्म होता है। तरह तरह की चीज़ें हैं। यदि हम बेसिक चीज़ को समझ जाएं तो फिर ना हमको किसी को कहना पड़ेगा, हम स्वयं से अपने आप को अपने अनुरूप बदलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज तक जितने भी मित्रों ने किसी के कहने पर यदि उसने छोड़ा है अपना नशा या अपना दुराचार या अपनी खराब आदतें या अपनी तरह तरह की चीज़ें दबाव में, तो वह फिर कभी भी शुरू कर लेता है। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनकी कहानी आपसे साझा करता हूँ। मैं उनकी बोलेरो पर कहीं जा रहा था, हम परिवार से ही जा रहे थे। अब चर्चा हो गया तो मैंने एक पूछा कि भाई आपने तो गाड़ी लाइन में है, ड्राइवर है, रात दिन आपको उल्टा पुल्टा समय में आ जाना पड़ता है, जागना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तब तो आपका सब चलता होगा, बियर रम सम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उसने कहा कि गुरुजी पहले तो मैं खूब पीता था, जब रोज़ का रोज़ कर लेता था, एक कभी पार्टी हो जाते थे, कई लोगों के साथ हो जाते थे, कर जाते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, घर में मेरा 2 लड़का और एक लड़की थी, तीनों सज्ञान हो गए, 20-22 साल का हो गए। एक दिन उन्होंने कहा कि पापा आप तो तरह तरह की चीज़ें पी लेते हैं, खा लेते हैं, आ जाते हैं और ऐसे रह जाते हैं। कल मैं अपनी ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करूंगा, नए सोसाइटी में रहूंगा, नए तरह के लोगों से मिलूंगा जुलूंगा, वो लोग भी आएंगे, उनके परिवार के लोग भी आएंगे, मेरे अच्छे दोस्त भी आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, और इस तरह से कंडीशन देखेगा कि देखो तो भैया इनका पापा इस तरह से पीते हैं, ये खाते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसा करते हैं, इस तरह से इत्यादि इत्यादि। तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे लगता है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप विचार कर लीजिए कि क्या हमको भी ऐसी ही ज़िंदगी जीनी चाहिए, कि आपको हमारी जैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। मसला ये नहीं है कि आप इसको बंद करो और क्यों करो, मसला ये है कि वाकई ज़िंदगी का जो चीज़ें हैं उनको कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक, घर में बड़ी इस बात पर बात हुआ, और अंदर ही अंदर मैं सोचने लगा कि मेरे बच्चों ने जो चीज़ें मुझे समझाया है, इसको तो मुझको अपने बच्चों को समझाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। मेरे इस दुर्गुणों को भी मेरे बच्चों ने नहीं अपनाया, जबकि मेरे अच्छे गुण को मेरे बच्चों ने अपना लिया। और बच्चों के कुछ अच्छे गुण है वो मुझको बताना चाहते हैं प्रैक्टिकली करके, कि देखिए हम इतने के बावजूद भी, हम अपने समझ के कारण, हम अपने ज्ञान के कारण और हम अपने में मजबूत होने के कारण हम इस रास्ते में नहीं पड़े, हम इस तरह से कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो आप भी ऐसे ही हमारे जैसी ज़िंदगी जी सकते हो, एग्जाम्पल से। कहीं उस पर दबाव नहीं, कहीं गाली गलौज नहीं, कहीं उसके ऊपर कोई बहुत भारी कंट्रोल करने की बातें नहीं। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे ना, मैं 2-3 दिन तक सोचता रहा क्या करूं। फिर एक दिन मैंने संकल्प कर ही लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ये सोच ही रहा था, तब एक दिन और फिर मेरे बच्चे ने कहा
कि पापा यदि आपने संकल्प कर ही लिया है कि आपको ये सारा चीज़ें नहीं करना है, मतलब लाइफ स्टाइल भी चेंज कर लेना है और इसको ऐसे ढंग से रहना है, तो क्यों ना हम इसमें डॉक्टर की मदद ले लें, साइकोलॉजी की मदद ले लें, मनोवैज्ञानिक की मदद ले लें, काउंसलर की मदद ले लें। हो सकता है कि शरीर में इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको फिर परेशान करे, मन के भीतर में कोई कोना में इफ़ेक्ट है वो हमको परेशान करे, और आप जितना दबाव डालोगे हो सकता है किसी दिन विस्फोट हो जाए। तो उसको समझदारी से क्यों न हम साइकोलॉजिकल या काउंसलर किसी ऐसे लोगों की मदद ले लें जो हमारे शरीर की बाबत, हमारी स्वास्थ्य की बाबत और हमारी हैबिट्स की बाबत हमको सही गाइडलाइन करें, सही उपचार कराएं, हम सही दवा ले लें, या किसी ऐसे मेडिटेशन करने वाले लोगों से मिल जाए जो योग थेरेपी कराते हों या एक्यूप्रेशर कराते हो या रेकी कराते हो, मतलब किसी ऐसे का सहारा ले लें जो हमारे इस काम में हमको मदद करे। तब उन्होंने कहा गुरुजी फिर मैंने इसके बारे में मदद लिया, मैंने मनोचिकित्सक के पास गया और एक योग थेरेपिस्ट के पास गया, मेडिटेशन सीखा और लाइफ के इनर स्वभाव को आंतरिक मुखी बनना सीखा। अभी तक जो मैं बाह्य मुखी जीवन जी रहा था उसको अंतर्मुखी जीवन जीने का अभ्यास किया और धीरे धीरे मेरी आदतें पूरी तरह से बदलता गया और मेरा घर में धन संपत्ति बढ़ती गई, सुख समृद्धि बढ़ते गए, प्रेम मोहब्बत बढ़ते गए, घर में खुशी का आनंद है। आज हमारा घर में हम जो भी करते हैं सब मिल के करते हैं, किसी को कोई शर्म नहीं है, मतलब हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमको किसी को सिर झुकाना पड़े या झुकाना पड़े। मित्रों, ये बेसिक यदि किसी चीज़ को हम समझ जाते हैं तो ये हिमालय जितना कठिन दिखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आदतें या तो हमारी बन जाती हैं या तो हम बना लेते हैं। और एक बार यदि हमारे मन के भीतर में वो घुस गया, यदि एक बार हमारी हैबिट में वो घुस गया, तो हमारा जो रस रसायन है, हमारी जो हार्मोन्स है, वो लगातार उसकी डिमांड करता है, वो हमको उधर ही ले जाता है, उस दिशा में ही ले जाएगा। चाहे आप रात के अंधेरे में हो या फिर भीड़ में हो, कहीं हो, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। जो आपकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो आपको उसी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो उन आदतों को यदि आप बदलना चाहते हैं मित्र, तो पहला काम तो ये करें, आपकी जो आदतें हैं उसके बारे में आप मूल्यांकन करें, उसके ज्ञान पक्षों को समझें, उसके विज्ञान पक्षों को समझें, उसके सामाजिक पक्षों को समझें, उसके आर्थिक पक्षों को समझें, उसके मनोवैज्ञानिक पक्षों को समझें और उस चीज़ों के आपका परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी समझें। और आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि यह शरीर जो मिला हुआ है, यह जो आत्मा जो निवास करती है, क्या इसी शरीर में इसी तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अंतिम सांसें ले लें? तो अंतिम सांसें ले लें तो ये जो अवसर मिला हुआ है, इस शरीर को जो अवसर मिला है, एक आत्मा को जो अवसर मिला है अपने को अभिव्यक्त करने का, अपने को ईश्वरीय गुणों के अभिव्यक्ति का, तो क्या हम इस शरीर के महत्वपूर्ण जीवन यात्रा को, अपने लाइफ को हम ऐसे ही जीवन जिए? तो एक बार यदि आप देखते हैं कि आपके शरीर का डिमांड क्या है और उस शरीर की डिमांड के अनुरूप क्या हम नशा के अलावा क्या दूसरा चीज़ डॉक्टर से सलाह लेकर के क्या हम अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं? यदि मेरा मन बीमार है तो क्यों ना हम साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स का हम सहारा लें, मनोवैज्ञानिकों का परामर्श लें, मनोचिकित्सकों का परामर्श ले लें। यदि हमारा मन बहुत विचलित रहता है तो क्यों ना हम योग थेरेपी करा लें, मेडिटेशन ले लें, रेकी करा लें। बहुत सारी विधियां हैं मित्र। और घर में यदि आप सब मिलजुल करके बैठोगे और अपने जो आदतें हैं, जिसको आप बुरा भी आदत बोलते हैं, अच्छी आदत को कभी लोग आदतें नहीं बोलते, फिर बुरे आदत को लोग हमेशा बोलते हैं ये इसमें बुराई है, बुरी आदतें हैं, और आपके ऊपर प्रेशर बनता है। तो आप किसी के प्रेशर बनने पर आपका छोड़ना या आपका बदलना हिमालय से कम कठिन कार्य नहीं है। लेकिन यदि आप समझदारी कर लेते हैं, उनके ज्ञान और विज्ञान और समाज और अध्यात्म पहलू को समझ लेते हैं, तब यह काम आपके लिए सरल और आसान हो जाएगा। तब आपको इधर उधर बगले झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, तमाम प्रकार की आपको फिर बहानेबाजियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति में उसके रहन सहन के अनुसार, उसके जीवन जीने के अनुसार,
उसके बचपना गुजरने के अनुसार, उसकी वर्तमान कार्य जहाँ होता है, व्यवसाय है, नौकरी है, पैसा है, उसके अनुसार कई चीज़ें उस वातावरण से वह ग्रहण कर लेता है, जाने में अनजाने में, कभी लाभ के लिए, कभी खुशी के लिए, और कभी टेंशन को दूर करने के लिए। तमाम इसके बातें हो सकते हैं, तमाम कारणे हो सकते हैं। सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है और असली भी हो सकता है। हम इन चीज़ों पर नहीं चल रहे हैं, हो गया है, आदतें बदल गई है, आदतें बन गई है। तो अब उसको हम थोड़ी अपनी अंदर से ईमानदार बन करके थोड़ी समीक्षा करें और थोड़ी सी कदम उठा लें, जैसे मेरे उस मित्र ने उठाया, और अपने जीवन को, यानी अपनी आदतों को फिर वो नए आदतों में बदल लिया। तो पुरानी आदत हम छोड़ेंगे और नई आदतों का कोई योजना नहीं होगा, तो फिर से हम वही पुरानी आदतों में लौट आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं है, पुरानी आदतों के एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी नई आदतें, कौन सी नई योजना, कौन सी लाइफ स्टाइल और किस ढंग से आपको जीना है, इसके बारे में प्रोग्रामिंग कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो फिर खाली हो जाएंगे, और खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब फिर कुछ भी सोचेंगे, उलूल जुलूल होगा और कुछ का कुछ हो जाएगा। इसलिए मित्रों, अपनी हैबिट्स को देखिए, और उसमें कोई अवांछित तत्व आ गया है, आपको लगता है कि सच में ये मेरे लाइफ में इसका स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पक्का वाला हो गया है, तो उस क्षण से आप अपने तरफ से छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मतलब प्रोग्रामिंग कीजिए और उसको कन्वर्ट कर लीजिए। फिर यह जो पहाड़ जैसा लग रहा है, हिमालय जैसा कठिन लग रहा है कि हम आदतों कैसे बदल पाएँ, तो ये आसान सा ट्रिक में आप बदल सकते हैं। तो आप ओम का ध्यान कर सकते हैं, नाद कर सकते हैं, अपने आप को शांतचित्त रखने के लिए खाली आप बैठ सकते हैं, आंख बंद करके अपने सांसों पर ध्यान टिका सकते हैं, चुपचाप बैठ लिए और अपने सांसों को धीरे धीरे चलने दीजिए। इस तमाम उपाय हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, जिससे आप अपने हैबिट्स में परिवर्तन लाने के लिए सहायक टूल्स होते हैं। छोटे छोटे ढेर सारी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो मित्रों, आप भी यदि लगता है कि कुछ आदतें शामिल हो गया है आपकी हैबिट्स में जिसको नहीं होना चाहिए था, तो समीक्षा करें, समझें और उसके विज्ञान पक्षों को लेकर के नए प्रोग्रामिंग करें। फिर गुरुजी मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।